सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, बालक का विकास किस पर आधारित होता है। क्वेश्चन पूछा गया है बालक का विकास किस पर आधारित होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे, वंशानुक्रम पर आधारित है, वातावरण पर आधारित है, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित है, और वंशानुक्रम तथा वातावरण से स्वतंत्र है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बालक का विकास वातावरण तथा वंशानुक्रम की अंतःक्रिया पर आधारित है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विवरणात्मक विधि नहीं है। ऑप्शन पहला दिया गया जीवन इतिहास विधि, सर्वेक्षण विधि, अंतर्दर्शन विधि, तुलनात्मक विधि। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, और पुस्तक के नाम, उनके लेखक प्लस कथन दिया गया होता है। मनोवैज्ञानिकों का पूछा गया होता है कि किस मनोवैज्ञानिक का कथन है। इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है और इन्हें याद कर लेना है। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति अपने माता पिता के द्वारा अपने पूर्वजों से जो भी प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। कथन वाले क्वेश्चन देख लीजिए, तुरंत आ गया, इसलिए हमें कथन वाले क्वेश्चंस और जो पुस्तक के नाम, उनके लेखक हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटरसन। क्या होगा? पीटरसन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वंशानुगत रोग है। वंशानुगत मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलते रहते हैं, जैसे हमारे दादी दादा में हैं, उनसे फिर मम्मी पापा में गए, उसके बाद हम लोगों में आ गए, वही वंशानुगत रोग होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सिफिलिस, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये तीनों हमारे वंशानुगत नहीं है, मतलब जेनेटिक नहीं है। लेकिन जो वर्णांधता है, क्लब ब्लाइंडनेस, ये जेनेटिक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसमें हमें कलर पहचानने में दिक्कत होती है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। तो जो ब्रूनर साहब थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। जो हमारा पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था दिया गया है, ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था इनकी थी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था? एक गामक अवस्था थी, ये पहली थी। दूसरा थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जो तीसरी थी वो थी मूर्त संक्रियात्मक, और हमारी जो चौथी अवस्था जिन पियाजे जी ने बताया था वो थी औपचारिक अवस्था। इसकी इन्होंने एज भी बताया कि कौन सी अवस्था कितने साल की रहेगी, लेकिन ये हो सकता है आगे क्वेश्चन में दिया गया हो, इसलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे, केवल इनकी अवस्थाओं के बारे में ही बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 6 नंबर का हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है जो ब्रूनर साहब ने दिया था। तो इन्होंने 3 दिए थे, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। लेकिन जो पहली अवस्था दी गई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये जीन पियाजे द्वारा दी गई है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ये, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धनात्मक संवेग कौन कौन से, मतलब पॉजिटिव संवेग। तो भय, क्रोध, मित्रता और घृणा। अगर हम देखते हैं भय, क्रोध और घृणा, ये तो निगेटिव है, मतलब नकारात्मक है। लेकिन मित्रता जो है ये सुखद है, सुखद संवेग है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। मित्रता हो गया, प्रेम, स्नेह, ये सब सुखद संवेग है, जिसे हम धनात्मक को पॉजिटिव बोलेंगे। और घृणा, भय, क्रोध, ये दुखद संवेग है, इसे हम निगेटिव या नकारात्मक बोलेंगे, या ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया है। किसने कहा कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है? तो बिने और टर्मन दोनों लोगों ने कहा कि जो बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन की क्या है? योग्यता। यहाँ कथन पूछा गया है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में बुद्धि को किसने परिभाषित किया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बिने और टर्मन ने। और कई मनोवैज्ञानिक थे, इसमें से कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने और भी परिभाषाएं दी, जैसे स्टर्नबर्ट और क्रूज। इन्होंने इन 5 में केवल थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बिने और टर्मन ने अमूर्त चिंतन की योग्यता बताई है बुद्धि को, और स्टर्नबर्ट तथा क्रूज ने इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो समायोजन की योग्यता है। तो हमें तुरंत 5 लोगों का कथन याद हो गया। इसमें हमें बिने और टर्मन में देखना है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता है बुद्धि, और स्टर्नबर्ट और क्रूज का देखना है कि समायोजन की योग्यता है बुद्धि।
तो इसका जो हमारा 8वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ फिर देख लीजिए कथन हमारा पूछा गया है परिभाषा की किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो यह परिभाषा जो दी है वह है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन ये दिया गया है गिलफोर्ड, वुडवर्थ और ड्रेवर और आइजैक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर बी होगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। और देखिए हम गिलफोर्ड क्या, फिर हम देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा था कि व्यक्तित्व जो है वो गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व क्या है? गुणों का समन्वित रूप है। जबकि वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। इन्होंने व्यवहार की विशेषता बताई है, मतलब व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्ति के व्यवहार को समग्र विशेषता इन्होंने बताई। यहाँ पर हमें केवल वुडवर्थ में इतना ध्यान देना है कि यहाँ व्यवहार के बारे में बताया गया है और गिलफोर्ड साहब ने कहा है कि यह गुणों की विशेषता है या गुणों का समन्वित रूप है। बस एक एक ऐसे हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट किसमें अलग है, वही पकड़ना है। अगर हम सोचे पूरा हम रट लें तो ये संभव नहीं है, याद नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे हम एग्जाम में कि किसका क्या था। इसलिए हमें जो थोड़ा बहुत अंतर जो है बस केवल वही ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध मतलब TAT परीक्षण में कुल कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? तो 31 कार्ड होते हैं। 31 क्या होते हैं? 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 31, जिसमें से जो 30 कार्ड होते हैं वो काले धब्बे वाले होते हैं, काले सफ़ेद चित्र बने होते हैं जो कि अस्पष्ट होते हैं। जो एक कार्ड होता है वो खाली होता है। इसीलिए कार्डों की संख्या कितनी हो गई? 31 होगी। जो 30 कार्ड होंगे उस पर काले सफ़ेद के अस्पष्ट चित्र बने होते हैं। और जो एक सादा कार्ड होता है तो 30 उधर और एक ये मिला के कितने कार्ड हो गए? 31 कार्ड हो गए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 10वें का ऑप्शन नंबर बी, मतलब TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या 31 होती है। 10 जो होते हैं, सॉरी 10 नहीं, 30 जो होते हैं वो काले और सफ़ेद के अस्पष्ट धब्बे होते हैं। और एक कार्ड ऐसा होता है जो क्या होता है? खाली होता है, मतलब सफ़ेद होता है, उस पर कुछ नहीं बना होता, कोई चित्र वगैरह नहीं होता। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। अधिगम वक्र दर्शाता है। और हाँ, अधिगम से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है। अधिगम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिगम का वक्र पूछ लिया जाता है, पठार पूछ लिया जाता है और अधिगम के सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं। तो केवल अधिगम टॉपिक से हमारे कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। तो अधिगम का आप लोग अगर ये वक्र, पठार और सिद्धांत पढ़ लेते तो आपका 3 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। देखिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर में क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है कि अधिगम वक्र क्या दर्शाता है? अधिगम वक्र दर्शाता है सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के मध्य संबंध को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीखने का बाधा प्रयत्न। तीसरा दिया गया ये और वी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि जो अधिगम वक्र होता है वो सीखने की मात्रा, समय तथा प्रयास के संबंध को दर्शाता है, ना कि सीखने की बाधा। बाधा तो पठार में आएगा, उसमें कहाँ पर बाधा, जब जैसे अधिगम पठार दिया गया तो वहाँ पर बाधा या प्रयत्न के बारे में होगा, लेकिन यहाँ वक्र पूछा गया है तो ये इसके मध्य संबंध को बताएगा। कितना समय लगा, कितना सीखे, कितना प्रयास किए, उसके संबंध को बताएगा। तो इसका जो हमारा 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रसिद्ध संप्रेषण विशेषज्ञ ने अधिगम प्रक्रिया को अनुभव के शंकु के रूप में प्रदर्शित किया है। तो जो 11 नंबर का क्वेश्चन है ये पूछा गया, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। किसी प्रसिद्ध संप्रेषण विशेषज्ञ ने अधिगम प्रक्रिया को अनुभव के शंकु के रूप में प्रदर्शित किया है। पहला ऑप्शन दिया गया है मैककॉव, याकम, एडगर डेल, सिम्पसन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडगर डेल। क्या ऑप्शन होगा? कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, एडगर डेल। फिर क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है पावलोव, एडगर डेल, गार्डनर और स्किनर। तो क्लासिकल अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो पावलोव दिए थे। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। इनका जो प्रयोग था किस पर था? कुत्ते पर था। किस पर इन्होंने प्रयोग किया था? कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। उपरोक्त सभी क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत, पहले आप लोग ये बताएं कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया था। क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत जो है ये स्किनर साहब ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। इसका जो इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत के को नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत, यांत्रिक अनुबंध सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीव एक स्वसंचालित समस्या समाधान प्रणाली है? दोबारा पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार जीव एक स्वसंचालित समस्या समाधान प्रणाली है? ऑप्शंस देखते हैं। हल, लेमार्क, डार्विन और थॉर्नडाइक। तो हल का प्रबलन सिद्धांत व्यवहार संबंध को स्वयं सिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। उनके अनुसार जीवन वास्तव में एक स्वसंचालित समस्या समाधान प्रणाली है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हल। किसने कहा था कि जीव एक स्वसंचालित समस्या समाधान प्रणाली है? तो हल ने कहा था कि जो है जीव एक स्वचालित समस्या समाधान प्रणाली है। किसने कहा था जीव एक स्वचालित समस्या समाधान प्रणाली है? हल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शंस देखते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर, पावलॉव के सिद्धांत पर, स्किनर के सिद्धांत पर और हल के सिद्धांत पर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित था। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किस पर आधारित था? थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित था। मिनीसोटा परीक्षण संबंधित है। मिनीसोटा जो परीक्षण है वो किससे संबंधित है? मिनीसोटा परीक्षण सृजनशील चिंतन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सृजनशील चिंतन से संबंधित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रतिभाशाली बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 कितनी होती है भाई बताओ सब लोग? प्रतिभाशाली बालक की जो हाँ, पहले आंसर सुनने से पहले ये आप लोग जान लीजिए कि ये जो बुद्धि लब्धि वाले क्वेश्चन होते हैं कि बुद्धि लब्धि सबसे पहले किसने दिया, कितनी बुद्धि लब्धि, किस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, कितने जड़ और जड़ बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, मतलब जितने भी रेशियो दिए गए हैं 120, 110, 180, 180, 110, 120 ऐसे दिए गए हैं, 70, 80 ये सब। तो ये यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। एक तो हमारा यही बन जाता है इसका जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है कि किसने दिया है। इसके बाद में फिर प्रतिभा, इसमें तो प्रतिभाशाली का पूछा गया है, और जो अभी अगले साल 2022 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था कि औसत बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। दो क्वेश्चन, दो ना सही तो एक क्वेश्चन तो पक्का है, आएगा ही आएगा यहाँ से बुद्धि लब्धि से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये। 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या मांग सिद्धांत के आधार पर की है? किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की व्याख्या मांग सिद्धांत के आधार पर की है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मैस्लोन होगा। क्या होगा राइट आंसर? मैस्लोन। राइट आंसर क्या होगा बताओ? मैस्लोन होगा। फिर देखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी सही है हम लोगों का, मैस्लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं, कौन है? मरिया मॉन्टेसरी। ये तो ऐसे याद हो गया मॉन्टेसरी है, तो आगे देख लीजिए। मरिया मॉन्टेसरी है, अल्बर्ट मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, लेकिन हाँ यहाँ फंस जाएंगे। यहाँ मॉन्टेसरी, मरिया मॉन्टेसरी, मामा दोनों में आगे है, जहाँ हो वहाँ हमारा सही है मरिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मरिया मॉन्टेसरी। अफेजिया है, क्या है ये? पढ़ने संबंधी विकार है, लेखन संबंधी विकार है, वाक क्षमता संबंधी विकार है, या गणितीय कौशल संबंधी विकार है? पढ़ने संबंधी विकार को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक, लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया, वाक संबंधी तो हमारा अफेजिया हो गया, और गणितीय कौशल संबंधी तो डिसकैल्कुलिया। इसका हो गया डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, और गणित का हो गया डिसकैल्कुलिया। क्या हो गया? डिसकैल्कुलिया। तो इसका जो अफेजिया का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। सॉरी ये नहीं, सी, सॉरी ये का तो हमारा होगा डिसलेक्सिया होगा ना, पढ़ने से संबंधित है। तो ये इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा, एक सेकेंड, हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अफेजिया जो है वो वाक क्षमता संबंधी विकार है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति पलायन का संबंध समय है। और हाँ, जो ये मूल प्रवृत्ति है इससे जो दो क्वेश्चन आए हैं
अगले वाले जो मतलब अभी एग्ज़ाम हो गया ना एपीटेट का 2022 में, तो इसमें पता है कितने क्वेश्चन आए थे। इसका जो क्वेश्चन आया इसमें 2 क्वेश्चन आए। एक तो ये पूछ लिया गया था कि मूल प्रवृत्ति कितने हैं, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, और ये पूछ लिया गया था कि मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो किसने दी हैं। तो एक मैकडूगल हो गया। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 मूल प्रवृत्ति है। और इन मूल प्रवृत्तियों को दिया किसने? तो मैकडूगल ने दिया। देख लीजिए, तुरंत 2 क्वेश्चन बन गया। जिससे आता होगा वो लगा दिए होंगे, उनका बढ़िया 2 क्वेश्चन हो गया। अच्छा चलिए छोड़ो ये सब, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति प्लान का संबंध संवेग है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग पहले। भय, घृणा और आश्चर्य और भूख। तो प्लायन, अगर कहीं हम लोग गए, मान लीजिए गए हम कहाँ गए, मान लीजिए हम जंगल में गए और अचानक से शेर आ गया हम लोगों के आगे, तो हमें भय लगेगा ना, आ गया तुरंत भय लगे, तो वहाँ से हम भागेंगे ना। तो प्लान मतलब होता है भाग जाना, डर के भाग जाना। तो भय मतलब डर, प्लान मतलब भाग जाना। तो याद होगा ना, प्लान जहाँ भय वहाँ प्लान। हम शेर को देखे फिर प्लान हो लिए, मतलब डर लगा फिर भाग गए हम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। प्लान का जो संबंध संवेग है वो भय से है। प्याज, ये देख लीजिए प्याजे वाला तुरंत आ गया। इसीलिए हम एज नहीं बताए थे आप लोगों को कि कौन सी एज किस अवस्था में कितनी एज बताए हैं प्याजे साहब ने। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। प्याजे के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था बताइए। संवेदी क्रियात्मक अवस्था, अच्छा स्टेज एक बार हम लोग दोबारा देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली स्टेज जो इनकी थी वो थी संवेदी या गामक अवस्था। इसे हम गामक भी बोल सकते हैं। कौन सी अवस्था? गामक अवस्था। इसका जो एज है वो है जन्म से या 0 से 2 वर्ष। ये हमारी पहली स्टेज है, ठीक। फिर दूसरी स्टेज हम लोग देखते हैं। दूसरी क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक। कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक। इसका जो एज इन्होंने बताया था, इन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष। कितना बताया इन्होंने? 2 से 7 वर्ष। फिर तीसरी अवस्था इन्होंने बताई, कौन सी बताई? मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे इन्होंने बताया 7 से 11 वर्ष। कितना बताया इन्होंने? 7 से 11 वर्ष। किसने बताया? प्याजे साहब ने बताया, एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया। इन्होंने चौथी अवस्था क्या बताई अपनी? औपचारिक अवस्था। कौन सी अवस्था? औपचारिक अवस्था। इसकी जो एज बताई इन्होंने 11 से 15 वर्ष, ठीक। तो इसमें हम चारों के जान लिए कि कौन सी अवस्था में किस एज की कौन सी अवस्था है। तो इसका जो संवेदी क्रियात्मक या गामक अवस्था का इन्होंने पूछा है कि कितना समय है, बताया है इन्होंने, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा। संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु एज कितनी इन्होंने बताई? एज बताई है जन्म से 2 वर्ष, जो कि हमारी पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज इन्होंने कितना बताया? इन्होंने बताया कि 7 से 11 वर्ष। और चौथी हमारी कौन सी अवस्था है? औपचारिक अवस्था। इन्होंने उसका बताया है 11 से 15 वर्ष, ठीक। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। फिर शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, मतलब टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एक ब्लूम टेक्सोनॉमी करके एक टॉपिक है हम लोगों के, तो ये ब्लूम ने ही लिखा है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब 24 क्वेश्चन पर हम लोग पहुँचे हैं अभी तक। देख लीजिए 2 बुक के नाम आ गए और 4 कथन हम लोगों का आया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट बुक के नाम हैं और उनके लेखक प्लस कथन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं 2-4 नंबर के। तो 4 नंबर तो कहीं जाएगा ही नहीं। अभी मान 2 बुक के हो गए, दो इसके कथन के हो गए, हमारा 4 नंबर ही हो गया। नहीं और भी आ सकता है, मतलब कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ से हमारा क्वेश्चन हमेशा बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखिए 3 या 4 हमारे कथन के क्वेश्चन हो गए 24 में से ही, और 2 हमारा बुक का नाम हो गया। एक हो गया, एक क्या पूछा गया था? एक था हमारा क्या, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि चार्ल्स डार्विन मतलब इसके लेखक हैं। और एक है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसके जो लेखक हैं ये ब्लूम है। ब्लूम मनोवैज्ञानिक है एक। इन्होंने एक ब्लूम टेक्सोनॉमी करके सिद्धांत भी दिया है, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक मतलब जैसे कोई भी एक टॉपिक हो, जैसे जीन प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास है या ब्लूम टेक्सोनॉमी है, तो मतलब आपको मैं बता दूंगी अदर वीडियो में। अभी तो हम लोग यही कंप्लीट करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ब्लूम ने भावनात्मक क्षेत्र को कितने स्तरों में विभाजित किया है? इसमें पूछा गया है कि जो ब्लूम मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भावनात्मक क्षेत्र को कितने भागों में बांटा है? तो इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा पहले ये देख लेते हैं। भावनात्मक क्षेत्र को कितने स्तर में विभाजित किया है? 5 भागों में विभाजित किया है। देख लेते हैं हम इसका। पहला क्या था इनका? पहला था इसका आग्रहण। ग्रहण, पहला स्तर क्या इन्होंने बताया? आग्रहण। दूसरा इन्होंने बताया प्रतिक्रिया। तीसरा इन्होंने बताया अनुमूलन।
अनुलयन, फिर चौथा इन्होंने बताया संगठन, और पांचवा क्या बताया इन्होंने, पांचवा बताया स्वाभाविकरण। क्या बताया, स्वाभाविकरण, स्वाभाविकरण। ठीक, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित हर्बर्ट स्मृति प्रणाली को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो हर्बर्ट जो थे इन्होंने शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कि हर्बर्ट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, शिक्षण प्रतिमान के स्तर के सिद्धांत, शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे ही हर्बर्ट स्मृति प्रणाली कहा जाता है। हर्बर्ट स्मृति प्रणाली किसे कहा जाता है, तो इनका एक सिद्धांत था हर्बर्ट साहब का शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत, उसे ही हर्बर्ट स्मृति प्रणाली कहा जाता है। इसको और अदर नामों से भी जाना जाता है, हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली, हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली, हर्बर्ट स्मृति प्रणाली। ये तो स्मृति प्रणाली हमारा दिया ही गया है, हमें इसके अदर नाम देख रहे हैं, तो हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। शिक्षण स्तर ये भी होगा क्योंकि इसी पर इन्होंने से दिया है ना सिद्धांत ही, तो इनका शिक्षण प्रतिमान स्तर के सिद्धांत और हर्बर्ट पंचपदीय प्रणाली। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारा ये भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन नंबर ये और बी दोनों सही है। ठीक, फिर देखते हैं अनौपचारिक शिक्षण स्रोत क्या है। शिक्षा को जो कितने, जैसे एजुकेशन को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब शिक्षा को एक औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल, और एक डिस्टेंस मतलब दूरी या दूरोपचारिक करके है एक। तो इनफॉर्मल के बारे में हमसे पूछा गया, मतलब कि ऐसी शिक्षा जिसे किसी एक निश्चित स्थान या निश्चित समय या निश्चित व्यक्ति से नहीं सीखना हमें, जो हम कहीं भी किसी से भी सीख लेते हैं, जैसे माता पिता से, आस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, या कहीं मार्केट में गए हैं, कहीं कुछ देखने मिल गया वहाँ कुछ सीखे, ये हमारा अनौपचारिक शिक्षा हो गया। मतलब जहाँ ना समय का बाउंडेशन हो कि हाँ ये ना स्थान, ना समय, ना स्थान, ना व्यक्ति, मतलब ऐसा ना कहा गया हो कि आप इसी समय पर इसी स्थान पर और इन्हीं व्यक्ति से सीखेंगे, ऐसा कोई वो ना हो, वहाँ अनौपचारिक हो, जहाँ आप कहीं भी कुछ भी सीख लें, ये हमारा अनौपचारिक शिक्षा हो गया। और औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा में एक समय, निश्चित समय होता है और एक व्यक्ति, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए व्यक्ति निर्धारित होते हैं कि हाँ ये चीज़ आपको ये व्यक्ति सिखाएंगे, इतने समय में सिखाएंगे, इस स्थान पर सिखाएंगे, मतलब जहाँ समय का समय, स्थान और व्यक्ति निश्चित हो कि हाँ यहीं पर सीखना, वो हमारा औपचारिक हो गया। अनौपचारिक हो गया हम जहाँ कुछ भी कहीं भी सीख लें। और दूरौपचारिक ये होता है कि ये भी ऐसे ही होता है अनौपचारिक की तरह, लेकिन इसमें ये होता है कि दूरौपचारिक जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा दूरौपचारिक हो गया। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी अनौपचारिक साधन है सीखने के, माता पिता, आस पड़ोस, साथी समूह। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। RT का पूरा नाम क्या है, राइट टू एजुकेशन। अच्छा पहले ऑप्शन देख लेते हैं, राइट टू वर्ड्स एजुकेशन, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू एजुकेशन, रिजर्वेशन टू एजुकेशन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा राइट टू एजुकेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी। निर्देशन का प्रकार नहीं है, क्या पूछा गया इसमें कि निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शंस पहले हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन। तो जो निर्देशन का प्रकार है वो सामाजिक निर्देशन जो हमारा दिया गया है, ये निर्देशन का प्रकार नहीं है। ठीक, तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं, यह कार्य लड़कों का है, ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती, यह कथन क्या दर्शाता है। पूछा गया है क्वेश्चन में, यह कार्य लड़कों का है, ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती। आपने भी सुना होगा गांव, मतलब हर जगह बहुत जगह ऐसे लोग होते हैं कि कहेंगे ये लड़कियों का काम है। अभी आप खिलौने की बात ले लीजिए, अगर कोई छोटा बच्चा है, लड़का है, वो अगर गुड़िया के साथ खेला, जो गुड़िया आती नहीं है डॉल, तो सब लोग कहेंगे हैं लड़की है तू, इससे खेल रहा है, कार देंगे उसे या अदर कोई चीज़ देंगे, गुड़िया नहीं देंगे। तो वही इसमें पूछा गया है कि यह कार्य लड़कों का है, ये कार्य लड़कियां नहीं कर सकती। यह कथन क्या दर्शाता है, यह कथन यह दर्शाता है, किसे दर्शाता है, पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था यहीं तक था। आशा करती हूँ आप सब लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और कमेंट में आप लोग हमें ये ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, और अगर कोई कमी हो तो भी बताइएगा, अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। धन्यवाद।